अब देखिए आपके सामने मैंने कैटेगरी के नाम डिस्प्ले कर दिए, वो भी चेक बॉक्सेस के साथ में। ये फिल्टर भी हो रहा है जब आप क्या करते हैं, किसी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर होके आता है। हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCube टेक। आज हम देखेंगे कि एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज कैसे डेवलप करते हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट का यूज करके और थर्ड पार्टी एपीआई का यूज करके। ये फ्री एपीआईज होंगी, यहाँ पे हम फ्री एपीआई का यूज करके इस टाइप का लॉजिक लगाएंगे और यहाँ पे हम फिल्टर का भी काम करेंगे, जिसमें आप किसी कैटेगरी को पिक करके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कैसे लाएंगे। मतलब मेन मुद्दा होगा कि आपके सामने प्रोडक्ट दिखेगा, आपके सामने प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरी दिखेगी और जब बंदा कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास डेटा फिल्टर होके आएगा। और ये पूरा लॉजिकल है। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं, HTML CSS, इन सारी चीजों को यूज करके डिजाइन बनाते हुए ये लॉजिक लगाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ये चीजें रख रखी हैं आपको दिखाने के लिए कि कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड रिलेवेंट कैटेगरी यहाँ पे आपको दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 कैटेगरी आपको दिख रही हैं। मैं यहाँ पे देखिए दिखा भी देता हूँ। 4 कैटेगरी हैं, मेंस ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वुमेन्स क्लोथिंग, ये सारी हैं और ये प्रोडक्ट आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट एपीआई से आ रहे हैं। जब बंदा मेंस पे क्लिक करता है तो उसके प्रोडक्ट उसके सामने दिख जाते हैं। जब बंदा ज्वेलरी पे क्लिक करता है तो मेंस और ज्वेलरी दोनों के प्रोडक्ट दिख जाते हैं। और जब बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट, और जब बंदा वुमेन्स क्लोथिंग पे करता है तो वुमेन्स क्लोथिंग, या चारों कैटेगरी के प्रोडक्ट आपके सामने दिख जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, बनाना है, और इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करेंगे फ्री एपीआई का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फेक एपीआई का यूआरएल है, इसको मैंने यहाँ पे रख रखा है और मैं इसको ही क्या करूंगा, आप लोगों के सामने यूज करके इन चीजों को डेवलप करके एपीआई का डेटा किसमें पड़ा है, जेसन में, उस जेसन को यूज करके आप लोगों के सामने बनाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इस फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन कर देता हूं और VS कोड में पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा डिजाइन बना लेंगे, फिर इस लॉजिक को लगाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिससे आप इसको क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। और आप लोगों को भी एडवांस वेब डेवलपमेंट या कुछ लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको फिल करिए, हमारी टीम आप लोगों से संपर्क करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे आप लोगों के सामने जिसमें हम काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पेज का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया index.html। मैंने यहाँ पे पेज बना दिया। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, वर्किंग करना स्टार्ट करूंगा। पहले हमें क्या करना है, डिजाइन का काम करना है। तो पहले हम डिजाइन को क्या करते हैं, लेआउट पे सजा देते हैं, क्योंकि हमारा लेआउट बना हुआ रहेगा तो हमारे लिए आसान रहेगा डेटा को दिखाना। फिर हम एपीआई का यूज करके लॉजिक्स को क्या करेंगे, लगाएंगे। चलिए देखिए मैंने एक HTML का पेज क्रिएट किया। अब मुझे ये डिजाइन तो बनानी है। देखिए ये डिजाइन है, तो इस डिजाइन में हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं और डिव में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ। जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे मेन नाम की क्लास। वर्किंग करने से पहले आपका छोटा सा लॉजिक है कि आप पहले यहाँ पे क्या करिए, स्टार लगा के मार्जिन 0 पैडिंग 0 ये कर दीजिए, क्योंकि डिफॉल्ट टैग जो भी मार्जिन पैडिंग लेते होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके सामने 0 हो जाएंगे। और फॉन्ट फैमिली आप यहाँ पे यूज कर लीजिए सैंस सेरिफ। यहाँ पे हमने फॉन्ट फैमिली क्या यूज कर ली, सैंस सेरिफ, जिससे थोड़ा सा फॉन्ट हमारा डिजाइनफुल आ जाएगा। मैंने मेन लिया। अब मेन को मैंने बोला कि यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ जाके विड्थ दे देते हैं 1170 या 1320 दे दीजिए, 1320 पिक्सल। मार्जिन ऑटो करके मैंने इसको क्या किया, सेंटर कर दिया। और एक और काम है, मैं H1 यहीं बाहर ले रहा हूं और इसके अंदर ही डायरेक्ट लिख रहा हूं अवर प्रोडक्ट, जिससे H1 टैग में अवर प्रोडक्ट लिखा हुआ जाए। और यहां से हम लाइव सर्वर पे इसको मूव कर देंगे। लाइव सर्वर पे ये चला जाएगा एक बार, ये लेके अपना आउटपुट। देखिए आपके सामने मैंने हेडिंग में यहाँ पे क्या लिख दिया, और प्रोडक्ट्स। और मैं यहाँ पे जाके पहले क्या करता हूँ, H1 को यूज करके इसको सेंटर कर देता हूँ। चलिए मैंने H1 को यूज किया और H1 को यूज करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, ये सेंटर हो चुका है। और साथ में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पैडिंग भी दे देता हूँ एक बार, जिससे ये पैडिंग भी ले ले थोड़ा सा ऊपर से नीचे से। मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दिया कि ये 40 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से 0 ले ले, तो ये थोड़ा पैडिंग लेके आ रहा है। अब ये जो मेन है, मेन के हम करेंगे 2 सेक्शंस। एक हम बनाएंगे यहाँ पे लेफ्ट, या आप इसका नाम लीजिए फिल्टर, फिल्टर बॉक्स करके इसका नाम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर रहने वाला है। और यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट, तो मैंने इसका नाम दे दिया प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट वाला पार्ट मैं इसके अंदर बनाऊंगा। और एक लाइन में कितने दिखाने, 3 दिखाने, वो भी लॉजिक बताऊंगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ जाके मैं इसको फ्लेक्स बेसिस दे रहा हूँ, क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करके लॉजिक को बनाना है। तो फ्लेक्स बेसिस मैंने यहाँ पे दे दिया 23%। और इसका पेरेंट जो है ये फ्लेक्स ले लेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। पेरेंट कौन है, अपना मेन है। चलो यहाँ पे हम देते हैं, चलिए यहाँ दे देते हैं, इसको कट करके हम यहाँ पे रख देते हैं। और मैंने बोला कि पेरेंट हमारा क्या ले लेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये फ्लेक्स बेसिस 23%, और जो प्रोडक्ट है हम कहते हैं कि ये अपने आप को ले ले एक बार फ्लेक्स बेसिस 75%। मान लीजिए 2% बीच में गैप के लिए यूज कर रहा हूँ, ये 75% ले लेगा। और आप यहाँ पे यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जिससे एक बंदा लेफ्ट में और एक बंदा अपने आप को राइट में ले जाके क्या करेगा, सेट करेगा, एक लेफ्ट और एक राइट।
और ये फिल्टर का मतलब यहाँ पे क्या होने वाले हैं, ये लॉजिक लगने वाले हैं। जो ये कैटेगरी है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे कैटेगरी को क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे H2 टैग के अंदर कैटेगरी डिस्प्ले कर देता हूँ। देखिएगा H2 टैग में कैटेगरी आ जाएगी आप लोगों के सामने, यहाँ पे आ चुकी है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ जिसमें मैं चेक बॉक्सेस ले लेता हूँ। एक थोड़ा डिजाइन है, डिजाइन तो बनाना पड़ेगा। लेबल टैग के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक बॉक्स को यूज कर रहे हैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स ले लिया एक बार, और साथ में मैंने यहाँ पे मेंस लिख दिया एक बार। और चलिए एक बार इसी को क्या किया, कॉपी कर लिया। डिजाइन तो हम बनाएंगे ही, क्योंकि डिजाइन के बिना तो काम चलेगा नहीं ना, तो थोड़ा डिजाइन बना लेते हैं। ये आ गया। अब छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पे जो फिल्टर बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे इसको कैटेगरी लिस्टिंग दे देता नाम। मैंने इसको क्या किया, कैटेगरी लिस्ट नाम दे दिया एक बार। और यहां गया, और यहां जाके सबसे पहला काम मैंने यही किया कि जो कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर जो अपना लेबल टैग है, लेबल होता है एक इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट पता है क्या होता है, जो जितना कंटेंट है उतना स्पेस लेना है। तो लेबल के अंदर जाके मैंने बोला कि आप ब्लॉक हो जाओ, मुझे चेकबॉक्स को अलग अलग लाइन में दिखाना है, तो ब्लॉक। और थोड़ा सा आप एक बार गैप भी ले लो ऊपर से, तो मैंने बोला कि आप गैप भी लीजिए, पैडिंग 10 पिक्सल और 0 पिक्सल टॉप और बॉटम से। अभी स्टैटिक डिजाइन है, आगे अभी चल के हम डायनेमिक करेंगे। ये डेटा भी किससे आएगा, एपीआई से आएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट का डेटा भी किससे आएगा, एपीआई से आएगा। वो हम बनाएंगे। अभी हम क्या करें, एक डिजाइन का पार्ट आप लोगों के सामने तैयार कर रहे हैं, जिससे आप इस लॉजिक्स पे क्या कर पाए, काम कर पाए। ये कैटेगरी लिस्ट को भी थोड़ा सा हम मार्जिन दे देते हैं टॉप से, कि मार्जिन टॉप से ले ले ये 20 पिक्सल, तो थोड़ा सा ये नीचे की साइड आ जाएगा। नीचे आगे चलिए, और ये जो हमने पैडिंग दिया है, पैडिंग को थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा ज्यादा लग रहा है एक बार स्पेस, ठीक है आप सही है। अब हम क्या करते हैं, इधर की साइड हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट वाला काम हम कहां पे करेंगे, ये जो प्रोडक्ट वाली डिव है इसके अंदर। तो मैंने इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैग्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि इसके चाइल्ड बहुत सारे होंगे। एक लाइन में अगर 3 प्रोडक्ट दिखते हैं तो चाइल्ड बहुत सारे होंगे। अगर आप डिजाइन को देखेंगे, एक लाइन में 3 है, तो एक काम करिए, यहां पे जाके बनाइए प्रोडक्ट आइटम नाम से एक डिव। क्योंकि पेरेंट फ्लैग्स ले चुका है, तो ये हो गया प्रोडक्ट आइटम्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम्स रखा, और साथ में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। चलिए एक बार इसको भी मैं दूंगा फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस कितना दूंगा आप देखिएगा। फ्लेक्स बेसिस मैंने दे दिया कि आप ले लीजिए यहाँ पे 31%, कोई दिक्कत नहीं है, 31% लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में ये जो इसका पेरेंट है, पेरेंट को बोलूंगा कि आप जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दीजिए। सेम है, मुझे स्पेस चाहिए, तो स्पेस बिटवीन मैंने यहाँ पे क्या किया, पास कर दिया। और साथ में इसके पेरेंट को ये भी बोलूंगा कि ये जो पेरेंट है फ्लेक्स रैप कर दे। रैप क्यों करना, क्योंकि 3 बॉक्सेस के बाद चौथा बॉक्स नीचे आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रैप का यूज करेंगे, क्योंकि एक लाइन में 3 दिखने के बाद चौथा नीचे। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये 31% क्यों दिया, क्योंकि 31 31 31 मिला के कितने होते हैं, 93%। 7% का वो बिटवीन का गैप हो जाएगा। उसके बाद चौथा बॉक्स एडजस्ट नहीं होगा, तो वो नीचे की साइड आएगा। तो ये मैंने लॉजिक को सोच के बनाया एक बार। और साथ में मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक बार मार्जिन भी दे देता हूं। मार्जिन दे रहा हूं केवल टॉप और बॉटम से। तो मैंने बोला कि मार्जिन ले ले टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0। ये मैंने यहाँ पे मार्जिन को क्या किया, सेट किया। चलिए मैं टॉप से भी नहीं दे रहा हूं, केवल बॉटम से यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देता हूं, कि हर बॉक्स अपने बॉटम से क्या करे, 20 पिक्सल का मार्जिन ले ले। और साथ में हम थोड़ा सा बॉक्स शैडो दे देते हैं, कि हमारा बॉक्स क्या करे, बॉक्स शैडो भी लेके आए। अभी डेटा भी हम डाल देंगे इसके अंदर। 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, मतलब मैंने एक्स पे नहीं चाहिए, मुझे वाई पे नहीं चाहिए। 10 पिक्सल का ब्लर, ऑल डायरेक्शन से 2 पिक्सल। और सीसी कलर का अपना, मतलब सीसी मतलब ग्रे कलर का अपना क्या होगा, शैडो आएगा। जो हमने कलर का कोड दिया है, जो भी मैंने हेक्सा कोड दिया है, वो ग्रे कलर का अपने को शैडो बना के देगा। अब आप एक काम करिए, इस इमेज को ले लीजिए। तो मैं इमेज को यहीं से IMG टैग से क्या करता हूं, उठा लेता हूं। एक्चुअल में मैं केवल इमेज को यहां से क्या कर रहा हूं, उठा रहा हूं। बाकी तो हमें क्या करना है, डेटा को डायनेमिक करना है। बस एक फ्लो हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं डिजाइन का। इस फ्लो पे हम डेटा को क्या करेंगे, डायनेमिक कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं, यहां जाके हम क्या करते हैं, IMG टैग का यूज करते हैं, और यहाँ पे इस इमेज को डाल देते हैं। इमेज बड़ी है, मुझे भी पता है इमेज बड़ी है। और साथ में हम क्या करते हैं, यहां जाते हैं, और यहां जाके H2 टैग का, या H2 तो हमने यूज कर लिया, H3 टैग में क्या करते हैं, ये जो नाम है ये भी पास कर देते हैं। ये जो नाम है अपना, नाम जो आ रहा है, ये नाम भी हमने पास कर दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पी टैग के अंदर जो ये प्राइस है, प्राइस को भी यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्प्ले कर दूंगा पी टैग के अंदर। अब प्राइस में भी आपका क्या है, देखिए एक प्राइस है और एक रेटिंग है, तो ये पूरा उठा के इसके अंदर मैंने क्या किया, डाल दिया। एक डिजाइन बना रहे हैं, डिजाइन बनने के बाद चीजें क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। फिर हम इसको क्या करेंगे, अभी जावा स्क्रिप्ट का यूज करके, जो आपकी फ्री एपीआई है उसका यूज करके इस डेटा को डायनेमिक करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल आप ये देखिए कि एक डिजाइन आप लोगों के सामने बन रहा है। ये डिजाइन जावा स्क्रिप्ट का यूज करके अभी क्या हो जाएगा, एक तरह से डायनेमिक हो जाएगा। डायनेमिक मतलब एपीआई डेटा देगा, उस डेटा को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। अब मैं यहाँ पे जाके पहले देख तो लूं कि डिजाइन मेरा कैसा बना है। बड़ा सा आ रहा है, बहुत बड़ा, ठीक है, आने वाला ही था, मुझे पता था। अब प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या दिया, फ्लैग, डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है क्या, वो देख लेता हूं हम।
प्रोडक्ट हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट का जो चाइल्ड है वो फ्लेक्स बेसिस ले रहा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा आईएमजी है, प्रोडक्ट आइटम्स के अंदर आईएमजी है, वो अपनी विड्थ को क्या करे 100% ले ले। तो यहाँ पे हमने बोला कि ये अपनी विड्थ को क्या करे 100% ले ले, छोटा हो गया, छोटा होना ही था, फिक्स है, क्योंकि 31% के अकॉर्डिंग अभी अपनी विड्थ को ले रहा है। थोड़ा सा हम हाइट को भी कंप्रेस कर देते हैं कि हाइट भी आप एक काम करिए, ले लीजिए यहाँ पे लगभग लगभग 250 पिक्सल, चलिए हाइट ले लीजिए आप इतनी। थोड़ा सा आप अपने आप को कंप्रेस करिए और बाकी हम इसमें भी क्या करेंगे, छोटा सा डिजाइन दे देंगे, किसके अंदर, पी के अंदर भी। मैंने बोला कि पी टैग भी अपना क्या करेगा, पैडिंग ले लेगा चारों तरफ से 10 पिक्सल का। तो मैंने यहाँ पे पैडिंग बोला कि 10 पिक्सल वो चारों तरफ से ले ले पी टैग। पी टैग ने भी पैडिंग ले ली। ऐसे ही मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट आइटम्स के अंदर जो अपना S3 है वो भी चारों तरफ से क्या करेगा, पैडिंग ले लेगा 10 पिक्सल का, जिससे ये आपके सामने डिस्प्ले होने लग जाएगा। देखिए आ गया, ये डिजाइन है, मतलब हम छोटा सा डिजाइन का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं जिससे आप समझ पाए कि डेटा कैसे आ रहा है और कैसे यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होगा। तो एक काम करता हूं, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं, देखिए मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं और देख रहा हूं कि अगर 4 5 6 बॉक्सेस आते तो कैसे आते हैं। यही अपने को चाहिए था कि डेटा का डिजाइन इसी फ्लो में आपके सामने आना चाहिए था। तो डेटा का डिजाइन आ चुका है, अब हमने डिजाइन बना लिया है, अब हटा दीजिए। वैसे भी हमारा डेटा क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का यूज करके डायनेमिक होगा। यहां से आप लोगों का लॉजिक का पार्ट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा लॉजिकल चीज है, एपीआई से डेटा कैसे आएगा। मान लीजिए कोई असिंक्रोनाइज प्रोसेस है तो उसको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, असिंक अवेट का यूज कैसे करेंगे, कोई डेटा के लिए वेट कैसे करेगा आपका वेरिएबल, वो लॉजिक हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपका प्रोमिसेस के लॉजिक से आता है। तो उस प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए आप असिंक अवेट का यूज करेंगे या आप देन या कैच का यूज कर सकते हैं। वो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा और हम इस चीजों को समझते हुए चीजों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, आप एपीआई को यूज करते हैं। ये मेरी एपीआई है, आप लोगों को दिख रही होगी, इसी एपीआई में पूरा डेटा पड़ा है। तो एक बार एक काम करते हैं, हम इस एपीआई का यूज करके VS कोड में एक एक्सटेंशन होता है थंडर क्लाइंट, इसका यूज करके आप यहां पे अपनी एपीआई के रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं। मतलब आपको अगर एपीआई देखना है कि कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, कितना रिजल्ट दे रही है, तो आप यहां पे अपने एपीआई का यूआरएल पास करिए और सेंड कर दीजिए। मतलब मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि हमारी जो एपीआई है, देखिए ये एपीआई है, ये एपीआई पहला प्रोडक्ट दे रही है, यहां पे आपको दिख रहा होगा। इस प्रोडक्ट का नाम भी दे रही है, प्राइस भी दे रही है, डिस्क्रिप्शन भी दे रही है, कैटेगरी का नाम भी दे रही है। देखिए ये कैटेगरी का नाम है और यहाँ पे इमेजेस, रेटिंग, ये सारी चीजें दे रही है। ये चलिए आ गया। फिर ये एपीआई दूसरा डेटा भी दे रही है। ऐसे ही बहुत सारे डेटा ये एपीआई क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है। मगर कैटेगरी के नाम रिपीट होंगे, क्योंकि मान लीजिए एक कैटेगरी के अंदर 5 प्रोडक्ट हो सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में भी 5 हो सकते हैं। वो चीजें ये डेटा लेके आई है। मतलब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, क्योंकि अगर आप इस लॉजिक्स पे कंफ्यूज हो गए तो आप समझ नहीं पाएंगे। यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो अपना एपीआई है, ये एपीआई टोटल 20 डेटा लेके आ रहा है। मतलब 20 डेटा है इस एपीआई के अंदर, जो एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब एक एरे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को लेके बैठा है, मगर टोटल 20 डेटा है। हर 20 डेटा के अंदर प्रोडक्ट का नाम, इमेज और कैटेगरी का नाम। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कैटेगरी भी यूनिक हो। एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे मैन क्लोथ जो होगा वो 4 जगह यूज हो सकता है, मतलब 4 प्रोडक्ट के अंदर यूज हो सकता है। ऐसी ज्वेलरी भी 4 प्रोडक्ट में यूज हो सकता है। तो मैं यहां पे ये इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि आप समझिए, क्योंकि जब मैंने इस फिल्टर को आपके सामने डिस्प्ले किया था, चलिए देखिए मैं फिल्टर वाला पेज वापस से खोल देता हूं जो पहले से बना हुआ था। देखिएगा यहां पे आपके सामने डेटा आ रहा है। अब डेटा जैसे ही मैंने मेंस क्लोथ पे क्लिक किया तो आप समझो कितना डेटा पड़ा है, 4। इसका मतलब है इस कैटेगरी में डेटा कितना है, 4। तो ये जो कैटेगरी का नाम है, आपको मैं एपीआई में इसलिए समझा रहा हूं कि एपीआई में आप कहीं भी कंफ्यूज मत होइए। एपीआई तो क्या होता है, बैकएंड वाला देता है, फ्रंट एंड वाला इसको क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे इस डेटा के अंदर, ये जो हमारा डेटा है, ये डेटा जो हमारी पहली कैटेगरी, अगर आप ध्यान से देखेंगे पहली कैटेगरी के अंदर हमारे पहला, मतलब ये जो पहला प्रोडक्ट है, इस पहले प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी का नाम क्या है, मेंस क्लोथिंग। आप ध्यान से देखिए। ऐसे ही हमारा ये दूसरा प्रोडक्ट है जिसकी आईडी 2 है, इसके अंदर कैटेगरी का नाम क्या है, मेंस क्लोथिंग, ठीक है। ये जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है, मैन कॉटन जैकेट करके जो है, इसमें कैटेगरी का नाम क्या है, मेंस क्लोथिंग, देखिए। ऐसे ही हमारा चौथा प्रोडक्ट है, इसमें भी कैटेगरी का नाम क्या है, मेंस क्लोथिंग। अब जैसे ही पांचवा प्रोडक्ट आता है तो पांचवें प्रोडक्ट में कैटेगरी का नाम क्या हो जाता है, ज्वेलरी हो जाता है। इसका मतलब है एक कैटेगरी यहां पे क्या कर रही है, 4 प्रोडक्ट लेके चल रही है। अब ज्वेलरी में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। यही लॉजिक को तो पकड़ना है, क्योंकि आपके इस 20 डेटा के अंदर कैटेगरी 20 नहीं है, कैटेगरी 4 ही है, मगर एक कैटेगरी 4 प्रोडक्ट के अंदर हो सकती है। एक ज्वेलरी वाली कैटेगरी भी 4-5 प्रोडक्ट के अंदर हो सकती है। तो वो आप कैसे निकालेंगे, वो भी निकाल के अपने को क्या करना है, यहां पे डायनेमिक करना है, इस जगह पे डायनेमिक करना है। तो लॉजिक बहुत है,
लॉजिक का हम यूज भी करेंगे, डेटा को डिस्प्ले भी करेंगे, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। मगर इस प्रोसेस में आप कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डेटा आपको देखना आना चाहिए। ये एपीआई भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से लेके इस पे लॉजिक लगा सकते हैं। नहीं तो आप फ्री एपीआई ढूंढेंगे, फ्री प्रोडक्ट एपीआई आपको मिल जाएगी, आप नेट से भी जाकर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। मुद्दा यही है कि आप कहीं फंसेंगे नहीं जब आप एपीआई के डेटा को समझ लेंगे। जैसे ही एपीआई का डेटा आपने समझ लिया, आप आराम से काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यही जाता हूं, ये तो क्या था, केवल आप लोगों को दिखाने के लिए था। उसी पेज में जा रहा हूं वापस से। अब हम जावास्क्रिप्ट का लॉजिक यहां पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने लेट का यूज किया, लेट, और मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले प्रोडक्ट। डिस्प्ले प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन है जो प्रोडक्ट को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। मगर प्रोडक्ट को डिस्प्ले कहां से करेगा, एपीआई से। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक बार एरो का यूज कर लेते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है, एपीआई हमारा डेटा देगी मगर कुछ टाइम ले सकती है। तो आपको यहां पे क्या करना है, असिंक का यूज करना है। असिंक का यूज क्यों करना है, क्योंकि आप अपने जो आउटपुट है उसमें वेट करना, वेट का लॉजिक लगाना चाहते हैं कि हमारा आउटपुट जब भी आए तो थोड़ा जो टाइम ले रहा है तो मैं तब तक उसका वेट करूं जब तक वो अपना डेटा नहीं दे रहा। तो असिंक अवेट के प्रोसेस से ही प्रोमिसेस को हम हैंडल कर सकते हैं। या मैं देन और कैच का यूज कर सकता हूं, मगर अभी मैं देन और कैच का यूज करके नहीं दिखा रहा। असिंक इसलिए लगाया क्योंकि आपकी एपीआई किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे है, किसी थर्ड पार्टी सर्वर का डेटा आप यहां पे एक्सेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सर्वर टाइम ले सकता है, तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए, वो जब टाइम ले रहा है उतने समय पे मैं रुका रहूं, तो इसलिए आपको वहां पे असिंक अवेट का क्या करना है, यूज करना है। तो मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, एक और ले लेता हूं, लेट। मैंने यहां पे ले लिया लेट प्रोडक्ट, मतलब मैं यहां पे भी एक वेरिएबल ले रहा हूं और यहां पे मैं यूज कर रहा हूं फैच का। फैच हमारा फंक्शन, क्लियर देखिएगा, फैच हमारा फंक्शन थर्ड पार्टी एपीआई को क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। इसके बीच में पास करिए, ये थर्ड पार्टी एपीआई को हिट कर देगा। अब हिट करते समय ये क्या करेगा, टाइम लेगा, तो यहां पे लगाना है आपको अवेट। और अवेट तभी काम करता है जब आपका फंक्शन क्या होगा, असिंक। अगर आपका फंक्शन असिंक नहीं है तो अवेट काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इससे जो डेटा आएगा, डेटा को हमें क्या करना है, जेसन में लेना है। तो डेटा जब जेसन में आएगा तो इसको एक्सेस करके जेसन भी बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा, सिंपल सा है, लेट, मैंने यहां पे लिखा फाइनल डेटा। फाइनल डेटा एक या फाइनल प्रोडक्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें बोला जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, और आ रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, जेसन में कन्वर्ट करते हैं, डॉट जेसन। मगर ये भी कन्वर्ट होने में क्या करेगा, टाइम लेगा। तो यहां भी आपको अवेट का यूज करना है। अवेट का यूज करके यहां पे लॉजिक लगाना है और कंसोल डॉट लॉग करिए। और लॉग का यूज करके पहले ये देखिए जो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट है, ये अपने को डेटा दे रहा है कि नहीं दे रहा। और इस जो ये डिस्प्ले प्रोडक्ट वाला फंक्शन है, इसको नीचे कॉल कर दीजिए एक बार। यहां पे मैं यहां पे नीचे इसलिए कॉल कर रहा हूं कि आपके सामने दिख जाएगा ये जो हमारा फंक्शन है फैच। फैच ने क्या किया, इस एपीआई के यूआरएल को एक्सेस किया। एक्सेस करके मैंने वेट लगाया कि जब तक वो अपना पूरा रिस्पांस नहीं लाता आपको रुकना है। जैसे ही वो रिस्पांस लाया उसने प्रोडक्ट वेरिएबल में डाला। प्रोडक्ट वेरिएबल में जो डेटा है उसको मैंने जेसन से क्या किया, निकाला। अब जेसन बनने में भी टाइम लग रहा, तो वहां पे भी मैंने क्या किया, अवेट का यूज किया। अब जैसे ही फाइनल डेटा बन गया, वो फाइनल डेटा के अंदर स्टोर। अब आप कंसोल डॉट लॉग करके यहां पे देखिए, और मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, राइट क्लिक करके कंसोल करता हूं। देखिए मैं यहां पे इस स्क्रीन पे यूं कंसोल करके देख लीजिए एक बार, टोटल कितना डेटा है, 20। देखिए मैंने बोला था ना कि 20 डेटा ला रहा है, मगर एरे वो इसलिए दे रहा है कि फाइनली एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए यहां पे आप थोड़ा क्लियर हो जाएंगे कि टोटल हमारे पास डेटा कितना पड़ा है, 20 डेटा आपके सामने यहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। और वही 20 डेटा को हमें यहां पे क्या करना है, दिखाना है। तो आपको दिखाना कहां पे है, ये पहले आप समझ जाओ। आपको दिखाना है इस डिव के अंदर, ये जो प्रोडक्ट वाले हैं। तो इस डिव को आप यहां पे टारगेट करिए, क्योंकि इसी डिव के अंदर दिखाना है। तो लेट प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, मैंने यहां पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में मैंने यहां पे डॉट प्रोडक्ट को टारगेट कर दिया। अब प्रोडक्ट नाम से वेरिएबल ऑलरेडी बनाया है, तो प्रोडक्ट मैं यहां पे डिव ले लेता हूं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने यहां पे प्रोडक्ट वाली डिव को क्या किया, टारगेट किया, वहां तक पहुंचा है मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके। मैं वहां तक पहुंच गया। अब इसी डिव के इनर एचटीएमएल में मुझे डेटा क्या करना है, स्टोर करना है। अब ये जो डेटा आ रहा है फाइनल डेटा, इसको आप फॉर ईच से क्या करिए, तोड़ दीजिए। मतलब फॉर ईच से आप एक एक करके इसको निकाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे फाइनल डेटा के ऊपर क्या कर रहा हूं, फॉर ईच लूप चला रहा हूं। एक बार देखिएगा, फॉर ईच फाइनल डेटा के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर ईच लूप चलाया। एलिमेंट्स में क्या रिटर्न करेगा, एक एक ऑब्जेक्ट। और कॉमा करके अगर आपने यहाँ पे आई लगाया तो इसके अंदर क्या रिटर्न करेगा, इसके अंदर रिटर्न करेगा वो आपके सामने उसका इंडेक्स नंबर, कि पहला ऑब्जेक्ट 0 पे है, दूसरा 1 पे है। तो हमें इंडेक्स की जरूरत नहीं है, हमें केवल एलिमेंट्स की जरूरत है। मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखा देता हूं, कंसोल डॉट लॉक करके मैंने एलिमेंट्स को यहां पे दिखा देता हूं, जिससे आपके सामने डाउट्स क्लियर हो जाए कि ये फॉर ईच कितनी बार चल रहा है। 20 टाइम्स चल रहा है, क्योंकि हमारा एरे में डेटा कितना बड़ा है, 20। देखिए
ये ऑब्जेक्ट दे रहा है, ये टोटल 20 ऑब्जेक्ट्स अपने पास सामने क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। पहले ऑब्जेक्ट्स में पूरी डिटेल्स पड़ी है, इसको दिखाने का काम बहुत आसान है, हम आसानी से क्या करेंगे, दिखा देंगे। अभी मैं प्रोडक्ट दिखाने का काम कर रहा हूं, उसके बाद कैटेगरी पे काम करूंगा, उसके बाद कैटेगरी फिल्टर पे काम करूंगा, जिससे आपके सामने कहीं भी लॉजिक फंसे ना और आप आराम से इस लॉजिक्स को क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। ये एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट होगा आप लोगों के लिए, जो आप अपनी जरूरत के हिसाब से ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो आ गया हमारा, ये डेटा आ गया। अब इस डेटा को, ये जो हमारा डेटा आया यहां पे, इस डेटा को हमें इस डिव के अंदर क्या करना है, स्टोर करना है। तो मैंने यही बोला कि जब हमारा डेटा आएगा तो पहले हम क्या करते हैं, इस डिव के इनर एचटीएमएल को खाली कर देते हैं। मैंने बोला कि पहले इस डिव का इनर एचटीएमएल खाली हो जाए। अब खाली क्यों किया, क्योंकि भरने का काम मैं करूंगा फॉर ईच के अंदर। मैंने बोला कि प्रोडक्ट डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर, मतलब प्रोडक्ट डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर आप डेटा फिल करो, मगर फिल कहां करो, फॉर ईच के अंदर। और आपको फिल क्या करना है, मैं बैक टिक का यूज करके यहां पे ये पूरी डिव यहां से कट करके इसके अंदर डाल देता हूं। पूरी डिव मैंने यहां से कट की और कट करके डाल दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इससे क्या होगा, इससे तो बार बार इसी पोजीशन पे डेटा ओवरराइट होगा और एक ही रह जाएगा, एक ही रह जाएगा, ठीक है। मगर मैंने बोला कि जितने ये डिव अपने बन रहे हैं, जितने डिव, मतलब मान लीजिए टोटल यहाँ पे कितनी बार ये रिपीट हो रहा होगा, 20 बार। तो मैंने बोला जितनी बार ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, उतनी बार ये इसके साथ में क्या हो जाए, कॉन्केटनेट हो जाए। मतलब कॉन्केटनेट होने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे यही हुआ कि एक बार लूप चला, पहली डिव इनर एचटीएमएल के अंदर स्टोर, दोबारा लूप चला तो पहली डिव ऑलरेडी पड़ी है, उसके साथ में दूसरी डिव कॉन्केटनेट होके 2 डिव स्टोर। तीसरी बार लूप चला तो क्या हुआ, 2 डिव ऑलरेडी स्टोर है, तीसरी डिव आई तो उन दोनों के साथ में ये तीसरा कॉन्केटनेट होके तीनों स्टोर। तो यहां पे क्या हो रहा है, मैं इनर एचटीएमएल पहले जोड़ रहा हूं, फिर उसके साथ में नया डेटा क्या कर रहा हूं, कॉन्केटनेट करके वापस से उसके अंदर स्टोर कर रहा हूं। इससे आपके सामने 20 बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे। देखिए आगे, अब आपको यहां पे ये समझना है, आप एक पॉइंट को समझिए कि ये 20 बॉक्सेस आ गए और आप लोगों के मन में आएगा सर यहां पे आपने बैकटिक का यूज क्यों किया। एक्चुअली बैकटिक वाले स्ट्रिंग के अंदर आप टेम्पलेट लिटरल्स को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी वेरिएबल को, जैसे ये एलिमेंट्स वाला वेरिएबल, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, प्रोडक्ट लाने के लिए यूज करूंगा। जैसे एलिमेंट्स वाले वेरिएबल, ये जो एलिमेंट्स है आप ध्यान से देखिएगा, इसी एलिमेंट्स का यूज करके तो मुझे क्या होगा, डेटा मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज किया और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, डॉलर। इसका मतलब है आप एलिमेंट्स वाले वेरिएबल को यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। और प्रोडक्ट जो मिलेगा वो किस की पे मिलेगा, प्रोडक्ट का नाम, वो आप यहां से एपीआई में देख लीजिए। एपीआई में आपको बता देगा कि किस की पे आपको प्रोडक्ट का नाम मिलने वाला है। आप यहां से हिट करिए एक बार, जिससे आप समझ पाए कि कौन सी की पे आपको प्रोडक्ट का नाम मिलेगा। टाइटल पे देखिए, टाइटल नाम की पे आपको क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट का नाम मिलने वाला है। तो मैं यहां से जाके एक बार यहां जाता हूं और जाके सबसे पहले यहां पे टाइटल ले लेता हूं एक बार। चलिए, मैं यहां गया और यहां जाके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे मैंने यहां पे क्या किया, टाइटल को डॉट टाइटल। अब देखिए, अब आपका टाइटल यहाँ पे क्या हो चुका होगा, डायनेमिक हो चुका होगा। मैं यहाँ पे देखो दिखा रहा हूँ, ये टाइटल हमारा क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। आप लोगों के सामने टाइटल क्या हो चुका है, आ चुका होगा। अब आप कह रहे हैं कि सर प्राइस कैसे आएगा, तो एक काम करते हैं ना, आप की देख लो आप। चलो यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ कि टाइटल पे अपने को क्या मिला, टाइटल मिला। प्राइस नाम की पे आपको प्राइस भी मिल जाएगा। तो आपको प्राइस दिखाना है, आप यहां से क्या करिए, इसको कॉपी करिए और कॉपी करके ये जो प्राइस आ रहा है यहाँ पे आप इसको क्या करिए, बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद आप प्राइस वाली जो की है उसको यहाँ पे अटैच कर दीजिए। मतलब आप एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं डॉट की से, मतलब डॉट लगा के उसकी की क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ये आपके सामने आ गया की भी, मतलब की के थ्रू यहाँ पे प्राइस भी आ गया कि ये प्राइस है। अब बात आती है रेटिंग कैसे आएगी, तो रेटिंग भी दी हुई है। देखिए रेटिंग कहां दी हुई है, आप ध्यान से देखिए, रेटिंग एक ऑब्जेक्ट में पड़ी है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर रेटिंग हमारी क्या है, पड़ी हुई है। अब मैं इस रेट तक कैसे पहुंचूंगा, क्लियर है कि ये रेट तक पहुंचने के लिए आपको ये रेटिंग नाम की मिलने वाली है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बस आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। मैंने यहां पे बोला कि ये मिलने वाला है, अपने सामने ध्यान से देखिएगा, यहां मिलने वाला है रेटिंग नाम की। तो रेटिंग के की पे तो ये आपको क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट निकाल के दे देगा। आप ध्यान से देखना, रेटिंग के की पे ये जो रेटिंग है, मैं इसको कॉपी करके यहां पे पास कर रहा हूं। रेटिंग के की पे ये आपको क्या देने वाला है, ये ऑब्जेक्ट निकाल के, ये पूरा ऑब्जेक्ट देगा। आप देखिए यहां पे जाते हैं, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको क्या चाहिए, रेट। तो रेट हम यहां पे क्या करते हैं, दे देते हैं, ये लीजिए। मतलब रेटिंग के अंदर डॉट रेट करके आप यहां पे क्या निकाल सकते हैं, वो जो भी उसका रेटिंग का नंबर है वो एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्ट को टारगेट करके उसकी की को पकड़ा, की को पकड़ के अंदर वाले ऑब्जेक्ट को भी टारगेट कर दिया और टारगेट करके आपने अपने सामने रेटिंग को ले आए। देखिए यहां पे रेटिंग आ गई है 3.9 4.1 रेटिंग, ठीक है। अब बात आती है इमेज की, इमेज को कैसे डायनेमिक करेंगे, इमेज को भी करते हैं।
इमेज को डायनेमिक करने के लिए ये अपने को इमेज का यूआरएल दे रहा है, वो भी इमेज नाम की की के अंदर दे रहा है। तो इमेज नाम की के अंदर यूआरएल दे रहा है, तो ये एसआरसी पूरा हटाएंगे यहां से। मान लीजिए मैंने एसआरसी को यहां से पूरा हटाया, हटा के क्या कहा कि अब एक काम करते हैं, यहां पे जाते हैं और यहां पे जाके यूज करते हैं डॉलर, और ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट के अंदर अपना क्या होगा, वो भी मिला है की डॉट img, मतलब इमेज जो भी हमारी की का नाम है, इमेज नाम की है, तो मैं यहाँ पे इमेज नाम की को कॉपी करता हूं और कॉपी करके यहाँ पे पास कर देता हूं। इमेज नाम की पे आपको इमेज भी मिल जाएगी और सारी इमेज अपनी सामने डायनेमिक हो चुकी है। देखिए बिल्कुल बराबर फॉर्मेट में सारी इमेज हमारे सामने क्या हो गई, डायनेमिक हो गई है। और एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे कैटेगरी का नाम भी डिस्प्ले कर देते हैं, जिससे सामने वाले बंदे को डाउट ही नहीं रहे कि ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी का है। तो कैटेगरी का नाम मैं प्राइस के ऊपर डिस्प्ले कर देता हूं। चलिए मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे प्राइस का जो बॉक्स है उसके ऊपर मैं H4 बना रहा हूं। H4 के अंदर मैं कैटेगरी का नाम भी डिस्प्ले कर देता हूं। ये लीजिए, कुछ नहीं करना है, एलिमेंट के अंदर से आपको क्या एक्सेस करना है, यहाँ पे कैटेगरी। तो एलिमेंट के अंदर से जो कैटेगरी नाम की है वो कहां पड़ी है, देखिएगा यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगा। यहाँ पे ये टाइटल हो गया, ये अपना प्राइस हो गया, ठीक है, ये अपना डिस्क्रिप्शन हो गया, ये अपना कैटेगरी हो गया। तो कैटेगरी नाम की पे आपका क्या पड़ा है, कैटेगरी का नाम पड़ा है। यहां पे जाके देख लेते हैं, कैटेगरी भी आपके सामने आ जाएगी, देखिए आ गई। तो ये इसलिए मैंने रखा है कि आप कहीं डाउट ना रखें कि सही में सर मंथ क्लोजिंग के अंदर 4 प्रोडक्ट हैं, ज्वेलरीज के अंदर कितने हैं, वो सारे लॉजिक्स को ध्यान में रखना है ना अपने को। तो यहां पे आप क्लियर समझिए कि हमने केवल एपीआई का यूज करके डेटा को डिस्प्ले कर दिया। अब थोड़ा डिजाइन और बना देता हूं, क्योंकि H4 थोड़ा अंदर की साइड जा रहा है, तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट आइटम्स के अंदर ध्यान दीजिएगा, H4 को टारगेट करिए और पैडिंग दे दीजिए चारों तरफ से 10 पिक्सल की, वो भी गैप लेके आ जाएगा। चलिए आ गया गैप, ठीक है। और मैं बॉर्डर बॉटम भी दे देता हूं, थोड़ा सा क्या होगा, डिजाइन और बेहतर दिखने लगेगा। आप डिजाइन को और अच्छा बना सकते हैं। मैं बस आपको लॉजिक्स पे थोड़ा ध्यान दिलवा रहा हूं कि आप लॉजिक्स पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए कि कैसे वर्किंग चली है, क्या फ्लो है, एक बार जिससे आप इसको क्या कर पाए, बना पाए। मैं सीसीसी ले लेता हूं। चलिए ये मैंने कलर का कोड ले लिया और यहाँ पे चला गया। देखिए अब मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आपके सामने कहीं भी डाउट ना हो। देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले प्रोडक्ट, यहां पे मैंने प्रोडक्ट डॉट इनर एचटीएमएल को खाली किया, क्योंकि मैंने बोला कि पहले प्रोडक्ट का जो भी डिव है वो डेटा को खाली कर दे, मतलब कुछ भी ना रहे उसके अंदर, डेटा कब भरे, जब एपीआई से डेटा मिले। तो यहां पे क्या हुआ कि हमने एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बनाया, अवेट का यूज किया, फैच नाम के फंक्शन में एपीआई का यूआरएल डाला, एपीआई ने अपना डेटा देना स्टार्ट कर दिया। वो जब तक अपना डेटा नहीं दे रहा है मैं तब तक वेट कर रहा हूं। वेट करके डेटा जैसे ही प्रोडक्ट को दिया, तो प्रोडक्ट के देने के बाद मैंने बोला कि इस डेटा के अंदर से जेसन निकालो। प्रोडक्ट डॉट जेसन के थ्रू वो जेसन मिला, और जेसन मिलने के बाद फाइनल डेटा में चला गया, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में चला गया। अब फाइनल प्रोडक्ट टोटल कितनी एंट्री लेके बैठा है, 20 एंट्री। मैं कमेंट में भी लिखता हूं कि ये 20 एंट्रीज को लेके क्या हुआ है, बैठा हुआ है। अब प्रॉब्लम और दिक्कत यह है कि इस 20 डेटा को अपने को क्या करना है, डिब में स्टोर करना है। तो मैंने फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर फॉर ईच लूप चलाया। फॉर ईच कितनी बार चला होगा, 20 टाइम्स चला होगा। और ये जो प्रोडक्ट डिव डॉट इनर एचटीएमएल है, इसमें मैंने 20 डिव्स को बार बार क्या कर दिया, कॉन्केटनेट कर दिया, मतलब प्लस करके बार बार कॉन्केटनेट करके उसी डिव में वापस से स्टोर कर दिया। और ये जो एलिमेंट्स है ये क्या करता है, आपको एक एक ऑब्जेक्ट देता है। उस एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर से की को पकड़ के आप पूरा डेटा निकालते हैं। और इस फंक्शन को मैंने पेज के ओपन होते ही कॉल कर दिया, मतलब जैसे ही पेज ओपन हो ये फंक्शन कॉल हो जाए। इतना सा लॉजिक मैंने अभी तक आप लोगों के सामने लगाया है। तो यहां तक आप कहीं भी डाउट मत रखिएगा, कोड को क्लियर समझिए, कोड को क्लियर समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर समझेंगे, आप आराम से क्या कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया, प्रोडक्ट डिस्प्ले किया। अब हमें कैटेगरी डिस्प्ले करनी है, और कैटेगरी भी सेम उसी प्रोडक्ट वाली एपीआई में पड़ी हुई है, क्योंकि हमने कैटेगरी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले किया, मेंस मेंस मेंस। अब देखिए ये जो 4 प्रोडक्ट है ये मेंस के अंदर, ये ज्वेलरी के अंदर टोटल कितने, 4 हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने पड़े हैं आप देख लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 6 प्रोडक्ट हैं। और वुमेन्स क्लोथिंग के अंदर भी कितने, लगभग 7-8 प्रोडक्ट उसके अंदर भी हैं। तो अब लॉजिक ये है कि अगर मुझे कैटेगरी का नाम डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पे 20 कैटेगरी का नाम थोड़ी बनाऊंगा। अगर हमारे पास 4 कैटेगरी के अंदर ही डेटा पड़ा है तो वो 4 कैटेगरी ही यहाँ पे क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। अभी ये मत सोचिएगा कि 20 यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है तो 20 कैटेगरी अलग अलग आ रही है। 20 कैटेगरी अलग अलग नहीं है, मतलब सेम कैटेगरी में 4-4 प्रोडक्ट, 5-5 प्रोडक्ट है। हमें कैटेगरी के नाम को केवल एक बार दिखाना है। अब लॉजिक आपको बनाना पड़ेगा, लॉजिक ये बताना पड़ेगा कि यहां पे जो अपना डेटा है, यहां पे अपने को चेकबॉक्स को क्या करना है, डायनेमिक करना। अब डायनेमिक किसके अंदर करना है, आप समझो। आपको डायनेमिक करना है, ये जो अपना बना हुआ है, मैं ये सारे लेबल्स यहां से क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, एक रख रहा हूं केवल एक बार। ये जो लेबल नाम का टैग है, ध्यान से देखिएगा, इस लेबल नाम के टैग के अंदर, ध्यान से क्लियर कर रहा हूं, इस लेबल नाम के टैग
को ही क्या करना है, डायनेमिक करना है। और ये जो टैग है ये किसके अंदर पड़ा है, कैटेगरी लिस्ट के अंदर। तो मैं इस डिव को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कैटेगरी लिस्ट बॉक्स, इसलिए डिव, या तो मैं डिव लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको भी टारगेट कर लिया। किसको टारगेट कर लिया मैंने, डॉट कैटेगरी लिस्ट को। ये डिव टारगेट हो गई। इसी डिव के अंदर अपने को क्या करना है, लेबल टैग को जनरेट करना है। कितनी बार जनरेट करना है, 20 बार जनरेट नहीं करना है, क्योंकि कैटेगरी हमारी मल्टीपल टाइम आ रही है, मगर सेम कैटेगरी बार बार भी तो आ रही है। तो हमें एक कैटेगरी का नाम एक बार डिस्प्ले करना है, और ज्वेलरी जैसे कैटेगरी आ रही है उसका नाम दोबारा डिस्प्ले करना है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रिपीटेड डेटा है वो एक बार यूज होना चाहिए। तो उस लॉजिक को हमें बनाना पड़ेगा। उस लॉजिक को हम बनाएंगे कैसे, वो देखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहीं पे लॉजिक लगाना है। ध्यान से देखना, मैं यहीं पे क्या कर रहा हूं, लॉजिक लगा रहा हूं, और यहीं पे मैं सारा काम कर रहा हूं। ध्यान से बस ये देखना है कि कैसे वर्किंग चल रही है। देखिए लॉजिक ये है, आप समझना, लॉजिक ये है कि हमें क्या करना है, इसके इनर एचटीएमएल को खाली कर देना। चलो पहले मैंने यही बोला कि आप अपने इनर एचटीएमएल को खाली करो। मैं आपके अंदर डेटा फिल करूंगा। मैं डेटा कब फिल करूंगा, जब फॉर ईच हमें क्या करेगा, डेटा देगा। अब मैंने बोला कि कैटेगरी जो हमारा लिस्ट डिव है, आप ध्यान से देखना, मैंने यहां पे लिखा कैटेगरी लिस्ट वाली डिव के अंदर उसके इनर एचटीएमएल में, डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर, आपको क्लियर समझ में आएगा कि जो कैटेगरी वाली डिव थी, कैटेगरी वाली डिव जिसके अंदर 4 हमने लेबल्स लिए थे, उसको मैंने खाली किया। मैंने बोला कि अब भरना है कैटेगरी डिव वाले बॉक्स के अंदर उसके इनर एचटीएमएल में लेबल टैग को क्या करना, भरना है। तो मैंने यहाँ पे लेबल टैग को यहाँ पे ले लिया एक बार, जो मैंने एक लेबल लिया था उसको यहाँ से कट करके इसके अंदर डाल दिया। और मैंने बोला कि इसको भी हम क्या करते हैं, कॉन्केटनेट कर देते हैं। अब कॉन्केटनेट करके यहाँ पे देखा तो ये कितनी बार दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 20 बार आ गया। मैंने बोला था 20 बार आएगा, क्योंकि लूप 20 बार चल रहा है। तो हमें यहाँ पे लॉजिक लगा के इसको क्या करना है, रोकना है, क्योंकि लॉजिक लगा के रोकेंगे नहीं तो ये तो रिपीट कर देगा ना। अब आप कहोगे सर कैटेगरी का नाम दिखा दो यहाँ पे, भाई कैटेगरी का नाम तो हम दिखा देंगे ना। यहाँ पे कैटेगरी का नाम यहाँ से ये लीजिए, मैं दिखा देता हूँ, ये एलिमेंट्स डॉट कैटेगरी, यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लीजिए। मगर आपको अगर ऐसा लॉजिक चाहिए तो ठीक है, हम कर लेते हैं, मगर ऐसा लॉजिक नहीं चाहिए ना। अब आप समझिए ना, ये 4 कैटेगरी, मतलब चारों कैटेगरी सेम है, ज्वेलरी भी चारों कैटेगरी सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी 7 बार आ रहा है, ये भी सेम है। तो यहाँ पे लॉजिक बनाना पड़ेगा कि आपके कैटेगरी के नाम जो रिपीट हो रहे हैं वो रिपीट ना हो। इस लॉजिक को बनाने के लिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, लेट, ध्यान से देखिएगा, लेट ऑल कैट करके, ठीक है, ऑल कैट करके मैंने एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे ब्लैंक एरे ले लिया। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैंने इसको क्या किया, एक ऑल कैट करके एरे लिया, वो भी ब्लैंक, और यहां जाते हैं और यहां जाके हम लॉजिक को लगाते। देखिए यहां पे मैंने बोला इफ आपको क्या करना, ऑल कैट के अंदर इंक्लूड्स ये बताता है कि ऑल कैट के अंदर मेरा कोई आइटम है कि नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो मैंने बोला कि ऑल कैट के अंदर आप इंक्लूड्स के थ्रू चेक करिए कि जो आपका एलिमेंट डॉट कैटेगरी आ रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी तो कोई भी मैच नहीं करेगा ना, ऑल कैट तो ब्लैंक है, मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, कोई भी डेटा अपने सामने नहीं आएगा। देखिए यहां पे कोई भी डेटा नहीं आएगा, क्योंकि ऑल कैट तो आपका ब्लैंक एरे है ना। इस ब्लैंक एरे में आप बोल रहे हैं कि आप, जैसे सिंपल सा लॉजिक समझा रहा हूं, यहां पे आपके सामने, आप समझिएगा, आपने क्या किया, एक एरे बनाया एल करके, और ये एरे ब्लैंक है। आप कह रहे हैं कि एल के अंदर से आप इंक्लूड्स का काम होता है कि ये चेक करना कि आपका मेंबर एरे में है कि नहीं। आप बोल रहे हो 20 इसके अंदर है कि नहीं है, नहीं है तो फॉल्स है, अगर है तो ट्रू है। मगर अभी तो नहीं है, क्योंकि 20 तो पहली बार जाने की कोशिश कर रहा है, या है भी नहीं, कुछ भी डेटा नहीं पड़ा। तो मैंने बोला कि ऑल कैट के इंक्लूड्स में नॉट लगा के मैंने ये रिवर्स किया इसके लॉजिक को। मैंने रिवर्स ये किया कि अगर आपका, मैं क्लियर कर रहा हूं, आपकी कैटेगरी अगर ऑल कैट के अंदर नहीं है तो आपको अंदर जाना है। तो फिर वही हुआ कि सारे ट्रू हो जाएंगे, मतलब ऑल कैट तो हमारा ब्लैंक है ना, इस ब्लैंक में सारे ट्रू हो जाएंगे। अब देखिए फिर आंसर में 20 का 20 डेटा आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, ऑल कैट के अंदर इंक्लूड्स के थ्रू आप चेक करिए, ये नहीं है, नहीं का मतलब मैं ये चेक कर रहा हूं ये डेटा नहीं पड़ा है। तो आप एक काम करिए कि इस ऑल कैट के अंदर पुश कर दीजिए इस कैटेगरी को, ऑल कैट के अंदर पुश कर दीजिए इस कैटेगरी को। नहीं है तो एक काम करिए, अंदर आइए, अंदर आके इस इनर एस्टिमेल में दिखाइए भी, और साथ में एक छोटा सा काम और करिए कि ऑल कैट के अंदर आपको क्या करना है, पुश करना है। क्या पुश करना है, ये जो कैटेगरी है एलिमेंट डॉट कैटेगरी, ये पुश कर दीजिए। इससे होगा क्या, आप देखो, पहली बार मेंस क्लोथिंग इस कंडीशन को क्या करेगा, मैच नहीं करेगा, अंदर आ जाएगा। मतलब मैच नहीं करने का मतलब उस एरे में नहीं है, नहीं है तभी तो मैंने अंदर भेजा है। मैंने अभी रिवर्स कंडीशन लगाई। रिवर्स कंडीशन क्या लगाई है कि अगर मान लीजिए आपका जो एरे है वो एरे इस कैटेगरी को नहीं लेके बैठा तो आपको अंदर जाना है। नहीं लेके बैठा, ठीक है, अंदर गया। अंदर जाते ही क्या हुआ, उसने इनर एस्टिमेल के लेवल में उस कैटेगरी को डिस्प्ले किया, और साथ में जो आपका ऑल कैट के है उसके अंदर पुश कर दिया। अब
एक बार वो कैटेगरी उसके अंदर चली गई एरे के अंदर, क्योंकि एरे तो हमारा क्या था, ब्लैंक था। अब ब्लैंक एरे के अंदर मैंने एक पुश करा दिया, क्या पुश करा दिया, मेंस क्लोथिंग। ठीक है, मेंस क्लोथिंग उसके अंदर चला गया। नेक्स्ट टाइम लूप चला तो फिर से मेंस क्लोथिंग आपके पास आया, क्योंकि शुरू के 4 प्रोडक्ट में मेंस क्लोथिंग है। अब की बार मेंस क्लोथिंग आया तो ये होगा नहीं, इसके अंदर जाएगा नहीं। क्यों क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने बोला कि अगर आपका ऑल कैट के एरे में मेंस क्लोथिंग नहीं पड़ा है तो जाना है। अब तो जा चुका ना, आपने यहां पे क्या कर दिया, पुश कर दिया इस डेटा को। अगर आपने यहां पे पुश कर दिया तो आपका मेंस क्लोथिंग वाला जो डेटा है वो पहुंच गया ऑल कैट के अंदर। ऑल कैट के अंदर जैसे ही गया तो अब वो उसको रोक देगा। क्यों रोक देगा? क्योंकि आपने इंक्लूड्स करके यही बोला है कि अगर नहीं हो तो आप जाओ। पर आप तो आपने पहली बार इसको अंदर भेजा, भेज के इसके अंदर डिस्प्ले किया, मगर आपने इसी जो एरे था जिस पे आप कंडीशन लगा रहे थे उसके अंदर वापस से डेटा पुश कर दिया। इस केस में अब वो लिमिटेड हो जाएगा कि यहां पे चारों को यूनिक करके दिखाना है। अब आपको मैं इसको समझा देता हूं, क्योंकि आप लोग कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। समझिए ऐसे, देखिए अभी क्या हो रहा है, एक मेरे पास एरे है, मान लीजिए ब्लैंक एरे है। मैंने बोला कि इस एरे के अंदर से डॉट इंक्लूड्स करिए। ठीक है, इंक्लूड्स और यहां पे 10 और यहां पे नॉट लगा दिया। अब इसको मैंने किस में डाला, इफ में। अब ये जो है ये इफ कंडीशन तो ट्रू है ना, ये इफ कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि मैंने बोला कि एल के अंदर क्या इंक्लूड्स नहीं है, 10 नहीं है। ठीक है, इंक्लूड्स नहीं है तो एल के अंदर क्या करिए, पुश कर दीजिए। पुश किसको कर दीजिए, 10 को कर दीजिए। तो 10 चला गया एल में। अब ये 10 कहां चला गया, यहां चला गया, इस 10 यहां पे। अब जब दोबारा लूप चलेगा, आप ध्यान से देखिएगा, दोबारा लूप चलेगा 10 वापस आएगा, क्योंकि वो तो डेटा उससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है, एपीआई से। मगर 10 वापस आएगा तो ये कंडीशन नहीं अंदर भेज पाएगी ना, क्योंकि 10 इसके अंदर चला गया। आपने बोला 10 नहीं है तो अंदर भेजिए। तो पहली बार जब लूप चला तो मेंस क्लोथिंग नहीं था तो आप अंदर चले गए। पर दूसरी बार जब लूप चला तो मेंस क्लोथिंग तो आपने इस एरे में पुश करा दिया, तो वो कंडीशन आपकी स्टॉप हो गई। क्योंकि मेंस क्लोथिंग एक बार जाने के बाद 3 बार फॉल्स हो गया होगा। एक बार तो अंदर भेज दिया, अंदर भेज के क्या हो गया, पुश हो गया। पर 3 बार वो उस कंडीशन में नहीं जा पाया होगा, पहली बार को छोड़ के वो 3 बार नहीं जा पाया होगा। फिर जैसे ही 5वीं बार लूप चला होगा तो ज्वेलरी आई होगी। तो ज्वेलरी के केस में ठीक है, मैंने बोला अब ज्वेलरी के केस में मान लीजिए 20 मान लेते हैं। मैंने बोला 20 इसके अंदर नहीं है, अंदर जाइए। अंदर जाके क्या करिए, 20 को पहले यहाँ पे डिस्प्ले करिए, 10 को यहाँ पे डिस्प्ले करिए, 20 को, और यहाँ पे 20 को भी पुश कर दीजिए इस एरे में। तो वापस से जब 20 आएगा तो इस कंडीशन में ट्रू नहीं करेगा। तो इस केस को यूज करके आपने इंक्लूड्स का यूज करके और नॉट का लॉजिक लगा के आपने, नॉट क्या करता है, ध्यान देना, नॉट का लॉजिक है कि अगर आपका आंसर, ये आंसर अगर ट्रू आ रहा होगा तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स आ रहा होगा तो ट्रू कर देगा। देखो आपने कहा कि सर ऑल कैट के अंदर इंक्लूड्स करो, क्या मेंस क्लोथिंग पढ़ा है? पहली बार तो नहीं पढ़ा है ना, मुझे भी पता है पहली बार नहीं पढ़ा, ये खाली है, नहीं पढ़ा तो ये फॉल्स हो रहा था। तो नॉट लगाते ही इसने आंसर को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, और ट्रू करते ही अंदर भेज दिया। अंदर भेजते ही वापस ये जो लेबल था, लेबल के अंदर हमारी कैटेगरी क्या हो गई, स्टोर हो गई, और उस डिब में जाके स्टोर हो गई, जहां पे हमने इसको प्लस करके कॉन्केटनेट करा, यहां पे चली गई। मगर जब दोबारा लूप चला तो दोबारा लूप में ऑल कैट्स के अंदर क्या बोला कि ऑल कैट्स के अंदर क्या मेंस क्लोथिंग है, क्योंकि दूसरी बार लूप में भी मेंस क्लोथिंग मिल रहा है क्या? अब देखा कि यार यहां तो चला गया मेंस क्लोथिंग, क्योंकि आपने यहां पे पुश करा दिया था, तो ये कंडीशन यहां पे फॉल्स। तीसरी बार भी फॉल्स, चौथी बार भी फॉल्स। अब जैसे ही अपना ज्वेलरी लेके आया 5वें लूप के टाइम, तो ज्वेलरी को बोला मैंने कि ऑल कैट्स के अंदर ज्वेलरी पड़ा है क्या? नहीं पड़ा है, नॉट लगा रखा है। ठीक है, नहीं पड़ा है तो एक काम करो, अंदर जाओ, ज्वेलरी क्या आप लेबल तैयार करो, और साथ में ज्वेलरी को आप इस एरे के अंदर क्या कर दो, पुश कर दो। तो यहां पे लॉजिक ये था कि हमने एक एरे में इसको टैकल करके यहां पे लॉजिक्स को क्या किया, बनाया। तो इस लॉजिक से केवल आपने यहां पे क्या किया, कैटेगरी का नाम और प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया। देखिए इस लॉजिक से आपने कैटेगरी का नाम और प्रोडक्ट को यहां पे डिस्प्ले कर दिया। अब मेन लॉजिक अभी और है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब तो असली कहानी अभी स्टार्ट होगी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फिल्टर लगवाना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये फिल्टर होना चाहिए, मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो ये क्या होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए। और साथ में एक और काम करते हैं, ये जो अपना चेकबॉक्स है, इसकी वैल्यू के अंदर भी ये कैटेगरी का नाम क्या करना है, पास करना है। तो ये चेकबॉक्स जो है, डबल कोटेशन में यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसकी वैल्यू के अंदर भी कैटेगरी का नाम हमें यहाँ पे क्या करना है, पास करना है। ये लीजिए, देखिए मैं स्पेस भी क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। देखिएगा मैं यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, चले यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, चेक हो गया, एक बार अनचेक भी हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम कर रहा है एकदम। जो हमें चाहिए था उसी हिसाब से ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और उसी लॉजिक से हमारा ये लेबल टैग भी क्या हो रहा है, काम कर रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई पता कि हम इस लॉजिक से इसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, और ये टैकल भी हो गया है। मगर टैकल में अभी हमने फिल्टर वाला काम नहीं किया, तो आप यहाँ पे फंसिएगा बिल्कुल मत। आप
टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा लॉजिकल है। यहाँ पे चीजें क्या है, लॉजिकल है। यहाँ पे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, इंक्लूड्स का लॉजिक पता होना चाहिए, फॉर ईच हमने क्यों चलाया ये पता होना चाहिए, फैच का यूज क्यों किया, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो आपका काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब चलते फिल्टर का लॉजिक। देखिए फिल्टर के लॉजिक में थोड़ा लॉजिकल चीज है, तो आपको समझना है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया, आप ध्यान से देखना, मैंने बोला कि मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो मेंस क्लोथिंग का डेटा यहाँ पे फिल्टर होकर आना चाहिए, मगर ये तो सारा डेटा दे रहा है। तो यहाँ पे अपने को लॉजिक क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। तो लॉजिक कैसे जनरेट करेंगे वो हम देखेंगे। देखिए अभी हमें क्या करना है, फिल्टर का लॉजिक तो लगाना है। ये आपको पता चल गया कि हमारा डेटा आ चुका है, और डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट और कैटेगरी के नाम डिस्प्ले हो रहे हैं। लॉजिक क्लियर है कि अगर सामने वाला बंदा मेंस क्लोथिंग पे क्लिक करता है तो यहाँ पे मेंस क्लोथिंग के 4 प्रोडक्ट्स आने चाहिए, ज्वेलरी पे करता है तो ज्वेलरी के आने चाहिए। तो हमें कैटेगरी वाइज डेटा क्या करना है, फिल्टर करना है। प्रोडक्ट वही 20 है, उन्हीं 20 के अंदर आपको जो कैटेगरी हमने सेलेक्ट की उसके अंदर से डेटा लेके आना है। अब लॉजिक थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, प्रोसेस समझना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ेगा कि इसकी वर्किंग कैसे चल रही है, क्या लॉजिक है, यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, वो आपको समझना इसलिए पड़ेगा कि आप उससे समझ पाएंगे कि कैसे पैटर्न बनाना है। देखिए आपके सामने यहाँ पे कैटेगरी तो दिख रही है, ये कैटेगरी को लाने वाला लॉजिक है। ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अपना कमेंट में लिख रहा हूँ कि ये क्या डिस्प्ले हो रहा है, कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है। और ये क्या डिस्प्ले हो रहा है, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि ये हमारा क्या हो गया, कैटेगरी का डेटा डिस्प्ले हो रहा है, कैटेगरी डेटा डिस्प्ले हो रहा है, मतलब 4 कैटेगरी है। उसका लॉजिक है, इफ कंडीशन बता ही दिया कि क्यों लगाया, क्योंकि कॉमन जो कैटेगरी है बार बार जो आ रही है वो एक बार दिखे, ठीक है, वो हमने लॉजिक लगा दिया। और ये हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले वाला लॉजिक है। अब प्रोडक्ट डिस्प्ले वाले लॉजिक में ही आपको क्या करना है, काम करना है। ये प्रोडक्ट डिस्प्ले वाला लॉजिक है, जो हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये लॉजिक नीचे की साइड है। अब दोनों मेरे एक ही फॉर ईच लूप में चल रहे हैं, मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे आप क्लियर समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ कंटेंट को, ये इसको वीएस कोड को। ये समझिएगा कि ये फॉर ईच जो है ये 2 काम कर रहा है। एक तो कैटेगरी दिखाने का काम कर रहा है, कैटेगरी वाली डिव अलग है, उसके इनर एचटीएमएल में हमने अलग स्टोर किया है। और एक मैं प्रोडक्ट के इनर एचटीएमएल में प्रोडक्ट के बॉक्स को स्टोर कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे ये क्लियर है कि ये एक फंक्शन है डिस्प्ले प्रोडक्ट। यहां पे मैं एक एरे ले रहा हूं, मतलब मैं यहां पे एक पैरामीटर ले रहा हूं, सॉरी एरे ही रहेगा पैरामीटर में, मगर आपको लेना क्या है, मैं ले रहा हूं एक बार, मैंने ऑल चेक कैट करके एक पैरामीटर लिया मैंने। चलिए देखिएगा यहाँ पे ऑल चेक करके क्या किया, एक पैरामीटर लिया, थोड़ा जूम कर रहा हूं, छोटा हो गया। चलिए ऑल चेक कैट्स करके मैंने एक पैरामीटर लिया। ये मतलब वो है कि जो जो चेक हुए हैं वो सारे इसके अंदर क्या करने, डालने हैं। वो डालने का काम कैसे होगा वो हम देखेंगे। अभी मैंने एक पैरामीटर लिया, पैरामीटर में डिफॉल्ट क्या किया, ब्लैंक एरे। अब मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे आप चेक करिएगा, मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाई। इफ कंडीशन मैंने ये लगाई कि ऑल जो हमारा ऑल चेक कैट है डॉट लेंथ, मैंने माना कि अगर ऑल चेक कैट जो है उसकी लेंथ हमारी डबल इक्वल टू 0 है। डबल इक्वल टू 0 का मतलब हमारा ऑल जो चेक कैट है वो खाली है, मतलब इसका मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है। आप ये कंफ्यूज मत होना, ये जो ऑल कैट है इसमें तो क्या पड़ा है, कैटेगरी के नाम पड़े चारों। ये जो ऑल चेक कैट है इसके अंदर जो पैरामीटर लिया है, ये क्या करेगा, जो आप चेकबॉक्स रखोगे या चेकबॉक्स चेक करोगे उनको एरे में बना के यहाँ पे क्या करना है, पास करना है। उसका लॉजिक पहले मैं बना रहा हूं। लॉजिक पहले इसलिए बना रहा हूं कि आपको कहीं डाउट ना हो कि कैसे वर्किंग चल रही है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑल चेक कैट के अंदर अगर इसकी लेंथ खाली हो, लेंथ खाली का मतलब अभी खाली है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा ये खाली है 100%। ये इसके अंदर क्या होगा, ट्रू होगा। मैं कंसोल डॉट लॉग करके देख लेता हूं कि इसके अंदर क्या आ रहा है। एक बार हेलो आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार देखिएगा। मैं हेलो को चेक करता हूं, हेलो आ रहा है क्या, एक बार हेलो आएगा कितनी बार, 20 बार। ये मुझे पता है 20 बार आएगा, मगर देख रहा हूं कि हेलो इसके अंदर आ रहा है, हेलो आ रहा है, सॉरी 4 बार आएगा, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, इस इफ कंडीशन के अंदर लगा रखा है। ठीक है, मैंने गलती कर दी, ये कंसोल डॉट लॉग यहां करना था, ये चेक करना था कि एक्चुअल में है क्या। 20 बार आ रहा है। अब आप कहोगे सर 20 बार क्यों आ रहा है, 20 बार तो आएगा ही ना, क्योंकि ये कंडीशन अभी क्या है, ट्रू हो रही होगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल कैट जो चेक करके जो एरे लिया है वो ब्लैंक लिया है, और ब्लैंक एरे इस केस में जाके क्या हो रहा होगा, ट्रू हो रहा होगा। मैंने बोला कि अगर ये हमारा एरे ब्लैंक है तो एक काम करते हैं, ऑल चेक कैट के अंदर, ऑल चेक कैट के अंदर एक छोटा सा लॉजिक लगा के हमने जो ऑल कैटेगरीज है वो डाल दिया। मतलब मैंने बोला कि अगर ये एरे ब्लैंक है तो ये जो ऑल कैटेगरी वाला एरे है वो इसके अंदर चला जाए। मतलब मैंने ये बोला कि अगर ये एरे ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब अभी ये है कि आपने एक भी चेक नहीं किया है, वैसे चेक नहीं किया है, तो मैंने बोला कि अगर आपने एक भी चेक नहीं किया है तो मैं मानता हूं कि आपको सारे प्रोडक्ट दिखाने, आपको सारे प्रोडक्ट क्या करने, डिस्प्ले करने हैं सारी कैटेगरी के। और मैंने ऑल चेक कैट को इसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। अब एक कंडीशन लगाऊंगा, आप ध्यान देना, बहुत सिंपल सी कंडीशन है इंक्लूड्स का यूज करके।
इंक्लूड्स बहुत पावरफुल है, ये ध्यान रखिएगा। इंक्लूड्स आपके क्या कर सकता है, एरे में से मेंबर को चेक करके ट्रू या फॉल्स बता सकता है। मैंने बोला कि ये जो ऑल चेक कैट है, अगर कोई आपसे पूछे ऑल चेक कैट के अंदर क्या पड़ा है, चारों कैटेगरी पड़ी है, क्योंकि ये जितनी भी पुश हुई है वो सारी कैटेगरी यहां पे मैंने क्या कर रखी है, स्टोर कर रखी है। मैं वैल्यू बदलूंगा, यहां ध्यान रखिएगा। आप ये सोच रहे हैं कि ये सर ये लॉजिक क्यों लगा रहे हैं, ये लॉजिक मैं इसलिए लगा रहा हूं कि जब मैं चेक बॉक्स को चेक करूंगा, जैसे मैंने ये 2 चेक किए, तो एरे में अभी जो चारों है वो हट के ये दोनों चले जाएंगे, तो इन दोनों कैटेगरी का डेटा आपके पास आएगा। तो यहां पे इंक्लूड्स बहुत परफेक्ट काम करेगा। इंक्लूड्स क्यों परफेक्ट काम करेगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, मैं एक काम करता हूं, ये चारों को एक एरे में स्टोर कर देता हूं। चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि क्या करने वाला हूं। लेट, मैंने यहां पे चेक कैट लिखा एक बार, ठीक है, और मैंने यहां पे एक एरे में इन चारों को डाल दिया। यहां पे डबल कोटेशन में पहली वैल्यू, फिर एक एक करके क्या कर रहा हूं, डाल रहा हूं। यहां से हटा देते हैं एक बार, यहां से यहां तक मैं हटा रहा हूं। चलिए ठीक, एक एरे में मैं क्या कर रहा हूं, एक एक करके वैल्यू उठा लेता हूं। चलो मैं यहां पे जाता हूं एक बार, ये मेंस क्लोथिंग को मैंने यहां से क्या किया, उठाया। एक बार मैं एरे में आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आप डाउट ना रखें। इसके स्पेस को भी हटा रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे ही चारों उसके अंदर पड़े होंगे। चारों क्यों पड़े होंगे, आपको थोड़ा ये क्लियर करना है, क्योंकि यहां पे मैंने बोला कि अगर उसकी लेंथ 0 है, जो यहां पे पैरामीटर है, अगर इसकी लेंथ 0 है, तो जो मैंने चारों कैटेगरी सेलेक्ट की है वो इसी के अंदर क्या हो जाए, चली जाए। मतलब चारों कैटेगरी जो मैंने पुश कर रखी है, यहाँ पे जो चारों कैटेगरी है, जो यहाँ पे क्या है बनी हुई है इस इफ कंडीशन के अंदर, वो ऑल चेक कैट के अंदर क्या हो जाए, चले जाए। तो आप समझिए ये चारों कैटेगरी यही तो है। एक बार हम देखते हैं, एक बार देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉमा करके मैंने यहां पे पास कर दिया एक बार, वुमेन्स क्लोथिंग, ठीक है। चलिए अब यहां पे आप समझो, देखो एक मैंने यहां पे क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। मैंने यहां पे कंसोल डॉट लॉग किया और लिखा यहां पे कि जो चेक कैट है, एक बार डॉट इंक्लूड्स करता है क्या, यहां पे मैंने ये लॉजिक लगाया, क्या इंक्लूड्स करता है वो किसको, ज्वेलरी को। अगर ज्वेलरी को करता है तो ये ट्रू दे देगा, तो ट्रू देगा। एक बार मैं राइट क्लिक करके कंसोल करके देख लेता हूं, आंसर ट्रू आना चाहिए, ट्रू आया। तो अगर ये देखो इसको करता है तो ट्रू करना है। मान लीजिए मैंने बोला कि क्या ये मेंस क्लोथिंग को करता है क्या, ये भी बोला मैंने, क्या ये मेंस क्लोथिंग को करता है क्या, इस केस में भी आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि ये करता है भाई, यार इसको भी करता है, ये इस केस में भी ट्रू आएगा। अब मान लीजिए कि अगर एक कैटेगरी कोई गई, उसमें भी वो ट्रू दिखाएगा। तो यहां पे जो एरे है ना, ये एरे एक भी हो सकता है, इसके अंदर 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, इसके अंदर 4 भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे मानिएगा कि आप लोगों ने ये चारों चेक किया, मैं ये करके दिखाऊंगा। वैसे अगर आपने चारों चेक किया तो इस एरे में क्या बनेगा, चारों बनेंगे। अगर आपने चारों अनचेक किया तब भी इस एरे में क्या होंगे, चारों होंगे। मतलब देखिए, अनचेक कर दिया तब भी मुझे सारे प्रोडक्ट दिखाने हैं, और अगर आपने चारों चेक कर दिया तो चारों के अकॉर्डिंग भी सारे दिखाने हैं। मगर इन द केस अगर आपने मेंस क्लोथिंग पे किया तो ये एरे केवल किसको लेके बैठेगा, मेंस क्लोथिंग को लेके बैठेगा। तो लूप में क्या होगा, मैं चेक करूंगा कि इस एरे में जो पड़ा है और जो लूप से हमारी कैटेगरी आ रही है वो इसके अंदर इंक्लूड्स है कि नहीं है। अगर है तो वही प्रोडक्ट दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना है, लॉजिक है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे जो लॉजिक आप लोगों के सामने रखा है, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूं, यहाँ पे इसके अंदर फिलहाल अभी चारों कैटेगरी पड़ी हुई हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सर नहीं, तो आप कंसोल डॉट लॉग करके देख लीजिए, आपके सामने चारों कैटेगरी यहाँ पे दिखेंगी। ये चारों कैटेगरी को क्या है, लेके बैठ रहा है, मतलब चारों कैटेगरी इसके अंदर है। क्यों चारों कैटेगरी है, क्योंकि हमने पुश वाला डेटा इसके अंदर क्या किया, यहाँ पे स्टोर किया। तो आप समझो ये चारों कैटेगरी को क्या कर रहा है, लेके बैठ रहा है। तो आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगाइए, इफ, और इफ कंडीशन क्या लगाइए कि ऑल जो कैट है डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स करता है क्या, कौन सी चीज इंक्लूड्स करता है, जो हमारे यहां से मिल रही है लूप से, वो सारी कैटेगरी को इंक्लूड्स करता है क्या। अगर वो सारी कैटेगरी को इंक्लूड्स करता है तो आप दिखा दो सारा। यहां पे जाके देखो, अभी सारा आ जाएगा। एक बार चेक कैट को हटा दिया मैंने, ये हटा देते हैं एक बार, ये एरर दे रहा है, ठीक है। अभी देखिए, अभी आपके सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। क्यों सारे आ रहे हैं, क्योंकि जो ये अपना एरे, आप समझना, ये जो हमारा एरे है, ये एरे चारों कैटेगरी को लेके बैठा है ना, क्योंकि लूप में घूम रहा है तो लूप में चारों कैटेगरी को लेके बैठा है। जब वो चारों कैटेगरी को लेके बैठा तो इसका मतलब ये इफ कंडीशन क्लियर है, इस इफ कंडीशन को ट्रू होना है। क्योंकि अगर मेंस क्लोथ मिला तो भी ट्रू होना है, मान लीजिए आपकी ज्वेलरी मिली तब भी ट्रू होना है, मान लीजिए आपका वुमेन्स क्लोथिंग मिला तब भी ट्रू होना है। क्योंकि ट्रू तो केस है कि चारों अभी लेके बैठा है, मगर मैं इसको चेंज करूंगा। चेंज कहां से करूंगा, जब मैं चेकबॉक्स से डेटा लूंगा। तो जो आप चेक करेंगे, क्लियर देखिएगा, जो आप चेक करेंगे वो चेक इस यहां पहुंचना चाहिए। तो एल्स में हम लॉजिक अभी लगाएंगे, एल्स में हम क्या करेंगे, मगर ये देखिएगा लेंथ अगर 0 है तो ये काम करेगा। अगर हमारी लेंथ 0 है तो ये क्या कर रहा है, इसको ले रहा है।
अगर लेंथ 0 नहीं है तो क्लियर है कि फिर वो क्या करेगा, जो हमने चेक बॉक्स से चेक करके एरे बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग डेटा लाएगा। तो अभी फाइनल आप ये समझिए कि इस ऑल चेक कैट के अंदर चारों कैटेगरी पड़ी है और इंक्लूड्स क्या हो रहा होगा, चारों कैटेगरी के अकॉर्डिंग ट्रू हो रहा होगा, इसलिए वो डेटा क्या कर रहा है, आपके सामने लेके आ रहा है। आगे की कहानी क्या है कि अब हमारा काम करना है चेकबॉक्स को। तो चेकबॉक्स को और टारगेट करने का काम आप बाहर से नहीं कर सकते। जैसे मेरा लॉजिक तो ये बनता था कि मैं एक काम करता हूं, सारे चेकबॉक्स को टारगेट कर लेता हूं। टारगेट आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने यहां पे क्या क्या लिखा, लेट चेकबॉक्स इनपुट मैंने यहां पे ले लिया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और मैंने यहां पे बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में किसको टारगेट किया, जो इनपुट है और इनपुट के अंदर जिसका टाइप अपना क्या है, चेकबॉक्स है। चेकबॉक्स को मैंने यहां पे क्या किया, टारगेट किया और क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज किया क्योंकि मल्टीपल चेकबॉक्स है। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लेता हूं। मैंने यहां पे कंसोल डॉट लॉग किया, क्या ये अपने को सारे चेकबॉक्स दे रहा है, सारे चेकबॉक्स दे रहा है। मैं यहां पे देख लेता हूं, मैंने यहां पे चेक किया, मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, क्या ये मुझे सारे चेकबॉक्स दे रहा है क्या, मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, देखिए ये नोड लिस्ट तो खाली है। नोड लिस्ट पता है क्यों खाली आई, क्योंकि लॉजिक ये है कि ये आपका फंक्शन थोड़ा टाइम ले रहा है, ये पहले चल गया। ये आपका फंक्शन क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है, ये पहले चल गया, तो ये अपने को देगा नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लॉजिक बदलेंगे। लॉजिक क्या बदलेंगे, हम यहां पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। लेट, मैंने यहां पे लिखा कैटेगरी फिल्टर करके एक फंक्शन बनाया, कैटेगरी फिल्टर। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने राउंड ब्रैकेट लिया और राउंड ब्रैकेट में मैंने यहां पे एरो का यूज किया और इस फंक्शन को कॉल कर दिया। आप ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा, इस फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने इस चेकबॉक्स के ऊपर। किसके ऊपर, इसके ऊपर। यहां पे मैंने चेकबॉक्स के ऊपर इसको क्या किया, कॉल किया। इसके ऑन क्लिक में मैंने इसको कॉल कर दिया। ध्यान से देखिएगा, मैंने ऑन क्लिक में इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। यहां पे ये कॉल किया मैंने, मतलब जितने चेकबॉक्स जनरेट हो रहे हैं उसके साथ में ये फंक्शन भी क्या होगा, कॉल होगा। और साथ में एक छोटा सा काम और होगा, देखना मैं यहां पे बता देता हूं अपना छोटा सा काम क्या है। मैं यहां पे सिंगल कोटेशन ले लेता हूं और सिंगल कोटेशन में मैंने ये फंक्शन यहां पे कॉल किया। राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में मैंने ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी इसके साथ में पास कर दी। या छोड़ो, वैल्यू पास ही मत करो, आप छोड़ो। मैं वैल्यू को क्या करूंगा, उठाऊंगा। कैसे उठाऊंगा, वो मेरा तरीका है, क्योंकि जो चेक्स होंगे उसकी सारी वैल्यू मैं यहां पे उठा लूंगा। अब मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, चेक करता हूं मेरा फंक्शन कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, अलर्ट करके। क्योंकि ये मैंने चेकबॉक्स के साथ में ही बाइंड करा दिया। जितने चेकबॉक्स जनरेट हो रहे हैं उन सारे चेकबॉक्स के साथ में ये जो कैटेगरी फिल्टर है, ये यहां पे क्या होगा, लूप के अंदर घूम जाएगा। लेबल हमारे कितने जनरेट हो रहे हैं, 4, तो ये फंक्शन भी कितनी बार घूमेगा, 4 बार। तो ये फंक्शन वहां जाएगा तो अपना काम करेगा। देखिए मैं यहां जाके देख लेता हूं एक बार, मैं यहां पे क्लिक करता हूं, अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एकदम करेक्ट है, चल रहा है, काम खत्म हमारा। ये तो हो गया कि हमारा फंक्शन इसके ऊपर फायर हो रहा है, यहां भी फायर हो रहा है, क्योंकि लूप में घूम रहा है ना लेबल, और लेबल जब लूप में घूम रहा है तो फंक्शन को भी घुमा रहा है। देखिए अब आप ये समझिए, अब आप इसके अंदर सारे चेकबॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपका कहना है कि सर इसके अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर एक्सेस इसलिए हो सकता है कि ये फंक्शन भी क्या हो रहा है, उसके अंदर जाके बाइंड हो रहा है। जब हमारा इनपुट जनरेट हो रहा है, जब हमारा लेबल जनरेट हो रहा है, जब हमारा चेकबॉक्स जनरेट हो रहा है, तो ये फंक्शन भी उसके अंदर जाके क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो जब कॉल हो रहा है तो मतलब डेटा लोड हो चुका है, तभी तो ये फंक्शन वहां पे क्या हुआ है, कॉल हुआ है। अब आपके सारे चेकबॉक्स की वैल्यू मिलेगी। देखिए मैं कंसोल डॉट लॉग करके देख लेता हूं कि चेकबॉक्स की कितनी नोड लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। देखिए चेक इनपुट देख लेता हूं मैं यहां पे, और मैं यहां पे देख के क्या करता हूं, क्लिक करता हूं। क्लिक करके इस पे आप क्लिक करिए, देखिए चारों इनपुट्स आ गए ना यहां पे। पहले नहीं आ रहे थे। पहले ना आने का रीजन ये था कि ये जो हमारा फंक्शन था ना, ये फंक्शन हमारा यहां पे पहले कॉल नहीं था। मैंने क्या बोला था कि हम सारे चेकबॉक्स को यहां पे टारगेट कर लेते हैं। तो चेकबॉक्स तो तभी टारगेट होंगे ना जब हमारा डेटा लोड हो जाएगा। तो डेटा तो लोड हुआ नहीं, फिर से हमारा असिंक्रोनस प्रोसेस बन गया। हमारा फंक्शन कॉल हो गया, उसने डेटा ले दिया, पर फंक्शन कॉल होने में उसको लग रहा है 2 से 3 सेकंड। तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये अपने आप को चला रही है, तब तक हमारे चेकबॉक्स की वैल्यू उसको मिलती नहीं है या चेकबॉक्स मिलता नहीं है। तो मैंने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन को डायरेक्ट इसके अंदर ही क्या करते हैं, ऑन क्लिक पे कॉल कर लेते हैं चेकबॉक्स के अंदर। जब ये फंक्शन ऑन क्लिक पे कॉल होगा तो इसका मतलब डेटा लोड हो जाएगा, तभी तो कॉल होगा। एक सिंपल लॉजिक है। ऑन क्लिक कब काम करेगा आप समझिए, ऑन क्लिक तभी तो काम करेगा जब हमारा ये दिखेगा हमारे सामने। अगर दिखते समय काम कर रहा है तो लॉजिक क्लियर है, काम हो रहा है अपना। अब हमारे सामने चेकबॉक्स भी आ रहे हैं चारों, बहुत क्लियर चेकबॉक्स आ रहे हैं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं बहुत सिंपल सा लॉजिक बनाऊंगा। देखिए मैं यहां पे एक वेरिएबल लूंगा, लेट चेक डेटा, क्योंकि यहां पे मुझे सारे चेकबॉक्स का डेटा क्या करना है, स्टोर करना है। मैं ब्लैंक एरे ले रहा हूं एक बार फिलहाल, और चेक इन
पुट के ऊपर मैं फॉर ईच चला रहा हूं। फॉर ईच क्यों चला रहा हूं? ये उतनी बार फॉर ईच चलेगा, आपका ध्यान दीजिएगा, जितने अपने चेक बॉक्स हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट ई ले लेता हूं। ई का मतलब एलिमेंट समझिए, इवेंट मत समझिएगा, एलिमेंट। तो कंसोल डॉट लॉग करके देखिए एक बार। कंसोल डॉट लॉग करके मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया? ई। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या पास किया? ई। जैसे ही मैंने ई पास किया तो अब आपके सामने जैसे ही मैं इस पे चेक करूंगा, ये सारे चेक बॉक्स दिखाएगा। देखिए चारों दिखाएगा। अब चारों नहीं चाहिए भाई, अपने को चारों नहीं चाहिए, जो चेक हुआ है उसी की वैल्यू निकालनी है। आप क्लियर समझो। अभी मैं ई डॉट वैल्यू करूंगा तो चारों की वैल्यू भी आ जाएगी। ई डॉट वैल्यू करूंगा तो चारों की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे देखिए ध्यान से, मैं जाके यहां पे क्या करूंगा? क्लिक करूंगा, ई डॉट वैल्यू, चारों की वैल्यू आ जाएगी। चारों नहीं चाहिए ना अपने को, जो चेक हुआ है उसकी वैल्यू चाहिए। तो आप यहां पे इफ कंडीशन लगाई। इफ ई अपना चेक बॉक्स है, ई डॉट चेक्ड, बस इतना सा लॉजिक लगाना है। ई डॉट चेक्ड, यहां पे आप लिखिए ई डॉट चेक्ड करके आप लिखेंगे तो ये आपको वही चेकबॉट रिटर्न करेगा जो आपका चेक हुआ है। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग में ई को प्रिंट कराया। एक्चुअल में ये ना वही चेकबॉक्स रिटर्न करेगा जो आपका चेक हुआ है। आप देखिए ध्यान से, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये यही रिटर्न कर रहा है। इस पे क्लिक हुआ तो ये दोनों रिटर्न कर रहा है। दोनों क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों चेक हैं। मैं यहाँ पे चलो हटा के दिखा देता हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं? इस पे चेक कर रहा हूं, 3 रिटर्न करेगा। तीनों क्यों रिटर्न किए? तीनों चेक है। और तीनों अगर रिटर्न कर रहा है तो तीनों की वैल्यू भी मिलेगी। तो जो वैल्यू मिलेगी वो चेक डेटा के अंदर पुश कर देनी है। चेक डेटा डॉट पुश का यूज करके इसके अंदर क्या पुश कर देना है? ई डॉट वैल्यू। तो इसका मतलब है, अब ध्यान से देखना, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे बिल्कुल भी डाउट मत रखना। मैंने इस फंक्शन को ऑन क्लिक में चेकबॉक्स के अंदर ही डाला, और ये जो लाइन है, इस लाइन के थ्रू मैंने सारे चेकबॉक्स को एक्सेस किया। उसके ऊपर फॉर ईच लूप चलाया। जो चेकबॉक्स चेक है उसकी वैल्यू को उठा के ये जो ब्लैंक है इसके अंदर पुश कर दिया। तो अभी फिलहाल कंसोल डॉट लॉग करते हैं। देखिए कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे क्या पास किया? ये जो अपना चेक डेटा है, एक बार देखिएगा। मैं यहाँ पे जाके देखता हूं एक बार। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और इस पे क्लिक किया। क्लिक करते ही देखिए मेंस क्लोथिंग आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पे क्लिक किया तो क्या हुआ? दोनों आ गए। अब मैंने हटाया तो एक रह गया, हटाया तो ब्लैंक रह गया। तो इसका मतलब परफेक्ट काम कर रहा है, एकदम बढ़िया। अब अपने को क्या करना है? ये जो फंक्शन है इसको कॉल कर लेना है भाई। इसी फंक्शन के अंदर तो फिल्टर चल रहा है। ये जो डिस्प्ले प्रोडक्ट है, डिस्प्ले प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या करना है? कॉल करना है। और कॉल करते समय केवल इतना सा काम करना है आपको, ये जो चेक डेटा है इसको पैरामीटर में भेज देना है। यहां जाते हैं, अभी ब्राउजर पे हम जाएंगे। ब्राउजर पे हम जाएंगे तो देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूं। क्लिक करके यहां पे चेक किया तो मेंस का प्रोडक्ट आ गया। मगर ये सारे चेक बॉक्सेस कहां चले गए? इसको हमें क्या करना है? समझना है कि ये सारे चेक बॉक्सेस कहां चले गए। तो इसको समझने के लिए ना आपको कोड में जाते हैं। कोड में जाके ये देखते हैं कि इसने क्या काम किया जिससे हमारे सारे चेक बॉक्स चले गए। डिस्प्ले प्रोडक्ट वाला फंक्शन कॉल हुआ होगा, ये तो हम समझ गए। ये कॉल हुआ, इसके कॉल पे क्या हुआ? जो भी हमने चेकबॉक्स चेक किया तो वो एरे में हमारा जा रहा होगा। कहां जा रहा होगा? इस पैरामीटर के अंदर जा रहा होगा। तो पैरामीटर के जाने के बाद हमने ये चेक किया, अच्छा ये जो कैटेगरी लिस्ट डिव है डॉट इनर एस्टिमल, ये तो खाली हो गई। अब ये जो इफ कंडीशन है ये तो ट्रू ही नहीं हुई होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर वो कैटेगरीज पड़ी थी। तो कैटेगरी इनर एस्टिमल को आपको यहाँ पे खाली नहीं करना था। इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारा कैटेगरी का इनर एस्टिमल तो खाली हो जा रहा है। अब आप कहेंगे सर ये तो भर भी तो रहा है यहाँ पे। ये भरने वाला काम पहले ही हो चुका था पेज रिफ्रेश करने पे। तो हमारा ऑल कैट क्या है? ऑलरेडी चारों कैटेगरी को लेके बैठा हुआ था। तो जैसे ही हमने क्या किया, नीचे की साइड गए, जिस चेकबॉक्स को हमने चेक किया, चेक करके उसको एरे में यहां पे भेजा। इस वेरिएबल में जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां से जो भी आपने चेक किया है, जो भी चेकबॉक्स चेक किया है, वो जो एरे बन रहा है वो एरे कहां जाएगा? इस वेरिएबल के अंदर। अब यहां पे पहले कैटेगरी खाली हो जा रहा तो दिक्कत थी, तो मैंने कैटेगरी वाले इनर एस्टिमल को जो खाली हो रहा था उसको हटा दिया। और मैं जाके यहां पे क्या करता हूं? चेक करता हूं। अभी देखते हैं। मैं यहां पे गया और मैंने यहां पे जाके क्या किया? चेक किया एक बार। मैंने मेंस क्लोथिंग पे क्लिक किया। मेंस क्लोथिंग का डेटा आ रहा है। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक था। आप कहोगे सर कैसे? तो कंसोल डॉट लॉग ना, अभी आप एक काम करो, आप यहां पे कर दो, ध्यान से देखना, ऑल चेक कैट्स, इसको कर दो। चलो मैं यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं। अभी आपसे अगर कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो ये खाली है। पेज रिफ्रेश करते खाली है। अगर खाली है तो यहां पे नीचे चला होगा। नीचे यहां पे हमने बोला लेंथ खाली है, तो जितनी में हमारी कैटेगरी, वो सारी कैटेगरी इसके अंदर क्या हो? स्टोर हो जाए। तो ये क्या कर रहा है? अभी सबको ट्रू करके हमारे सारे डेटा को लेके आ रहा है। मगर जैसे ही आप क्या करते हैं? मेंस पे चेक करते हैं, तो अभी हमारे एरे में क्या भर गया? मेंस चेक। तो मेंस क्लोथिंग वाला हमारा एरे बन चुका है। एक एलिमेंट को लेके बैठा है, एक वैल्यू लेके बैठा है। ये वैल्यू क्या हो रही है? यहां पे जा रही है। आप ध्यान से देखना, ये वैल्यू आपकी यहां जा रही है। अब यहां जाके क्या हो रही है? एक एलिमेंट बना रही है। तो ये जो इफ कंडीशन है वो कितनी बार ट्रू होगी? 4 बार। क्यों? क्योंकि मेंस क्लोथिंग है जो 20 बार जो लूप जो हमारी एंट्री दे रहा है, 20 एंट्री, उस 20 एंट्री में मेंस क्लोथिंग कितनी बार मिला होगा? 4 बार। 4 बार उस कैटेगरी का डेटा मिला होगा। तो इस एरे में कंडीशन कितनी बार ट्रू हुई होगी? 4 बार।
अब जैसे ही आपने ज्वेलरी पे क्लिक किया तो ज्वेलरी के क्लिक पे अब दो एलिमेंट आ गए एरे के अंदर, मतलब दो वैल्यू आ गई एरे के अंदर। तो अब आपकी कंडीशन कब का ट्रू हुई होगी, जब भी आपका प्रोडक्ट वाली एपीआई ज्वेलरी दे रही होगी कैटेगरी में या मेंस क्लोथिंग दे रही होगी, वो वहां पे ट्रू हो रही होगी। तो टोटल देखिए यहाँ पे एंट्री आ रही होगी, कुछ एंट्री है, देखिए यहाँ पे 8 एंट्री है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर दीजिए तो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स वाला प्रोडक्ट भी आ जाएगा। अब आप हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो इन दोनों के अकॉर्डिंग डेटा, इसको हटा देंगे तो एक के अकॉर्डिंग डेटा, अब सारे हटा देंगे तो सारा डेटा। अब सारा डेटा क्यों आना है, तो मैंने बोला कि अगर सारे चेकबॉक्सेस चेक नहीं है तो भी आप सारा लाओ। और अगर मैंने वुमेन्स क्लोथिंग किया तो वुमेन्स क्लोथिंग का डेटा आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा लॉजिकल था, मतलब मानते हैं कि थोड़ा लॉजिकल है, मगर आप पॉइंट वाइज चलेंगे तो इसको क्या कर पाएंगे, क्लिक कर पाएंगे, इसकी वर्किंग को समझ पाएंगे कि ये कैसे चल रहा है, क्या ये फ्लो बना रहा है और कैसे डेटा लेके आ रहा है। मतलब मेन मुद्दा ये था। आपको देखो एक जगह कंफ्यूजन होगी, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। कंफ्यूजन क्या होगा कि सर आपने यहाँ पे ऑल चेक कैट ब्लैंक एरे लिया, ठीक है, ब्लैंक एरे मैंने इसलिए लिया कि मैंने बोला कि डिफॉल्ट पैरामीटर ब्लैंक है, और फिर यहां पे हमने एक कंडीशन लगाई कि ऑल चेक कैट लेंथ अगर 0 है, मतलब पहली बार जब पेज रिफ्रेश होता है तो वो खाली तो है, अगर खाली है तो ऑल चेक कैट में क्या चला जाए, वो चारों कैटेगरी जाके स्टोर हो जाए। अब ये इफ कंडीशन क्या हो रही होगी, लूप में चल रही है, पहले मेंस क्लोथिंग चारों कैटेगरी के अंदर ट्रू, फिर मेंस क्लोथिंग चारों कैटेगरी के अंदर ट्रू, फिर मेंस क्लोथिंग ट्रू, मेंस क्लोथिंग ट्रू, मतलब चारों प्रोडक्ट मेंस क्लोथिंग के ट्रू हो गए। फिर आया ज्वेलरी, ज्वेलरी भी ट्रू, क्योंकि इसके अंदर चारों डेटा पड़ा है ना, एरे के अंदर अगर मेरा मेंबर पड़ा है तो वो आपका आंसर ट्रू देगा ही देगा। अब बात ये हुई कि सामने वाले बंदे ने यहां से क्या किया, मेंस क्लोथिंग को क्लिक कर दिया। अब वो जो एरे जो था यहां पे आप समझना, ये एरे जो 4 एलिमेंट लेके बैठा था, अब ये कितने एलिमेंट लेके बैठेगा, एक, मतलब इसके अंदर एक वैल्यू चली गई। अब एक वैल्यू कौन सी गई है, मेंस क्लोथिंग, मगर ये जो लूप है ये अभी भी 20 बार ही चल रहा है, मगर मेंस क्लोथिंग उस 20 बार में 4 बार ही ट्रू हो रहा होगा। तो आपके सामने डेटा कितना लेके आ रहा है, 4 लेके आ रहा है। अब मैंने ज्वेलरी किया तो ज्वेलरी के डेटा, अब आप कहोगे सर ज्वेलरी, ये लूप 20 बार ही चल रहा है, मगर 20 बार में ये 8 बार ट्रू हो रहा है, क्योंकि 4 अपने किसके मेंस क्लोथिंग के प्रोडक्ट है और 4 ज्वेलरी के प्रोडक्ट है। तो लूप ने बोला कि हम पहला प्रोडक्ट क्या करते हैं, बैग दे देते हैं, चलिए, मगर बैग की कैटेगरी क्या है, मेंस क्लोथिंग, तो मेंस क्लोथिंग उन दो एरे, मतलब एरे के अंदर दो एलिमेंट है, वहां पे ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, चारों मेंस क्लोथिंग के प्रोडक्ट आ गए, क्योंकि आपने इन दोनों को चेक किया है। अब ज्वेलरी का भी प्रोडक्ट क्यों आया, क्योंकि एरे में ज्वेलरी भी पड़ा है, तो ज्वेलरी भी ट्रू करा रही होगी आपकी, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स और वुमेन्स क्लोथिंग नहीं पड़ा, इसका डेटा नहीं आ रहा है। तो आप समझिए लॉजिक को बनाने के लिए आपको उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया, इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा विथ सबका डेटा, देखिए मतलब इन तीनों का डेटा मिला के आ रहा है, वुमेन्स क्लोथिंग पे चारों का डेटा आ रहा है। लॉजिक ये है कि चारों अनचेक होंगे तब भी सारा डेटा, और जो जब चारों चेक होंगे तब भी सारा डेटा। अब सामने वाले बंदे को मान लीजिए केवल मेंस क्लोथिंग का चाहिए तो मेंस क्लोथिंग का डेटा आ गया। मतलब लॉजिक है, लॉजिक के बिना मैजिक नहीं चलने वाला। तो लॉजिक जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इस पैरामीटर की कितनी वैल्यू है। आप समझ रहे हो, इस पैरामीटर की कितनी वैल्यू है, इंक्लूड्स की कितनी वैल्यू है, यहां पे इंक्लूड्स क्या काम कर रहा है, यहां पे नॉट लगा के इंक्लूड्स को क्यों यूज किया। ये सारे लॉजिक्स आपके सामने क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और आप इस तरह की एप्स को क्रिएट कर पाएंगे। इसी तरह की ऐप का जो हमने बनाया अभी यहाँ पे ई कॉमर्स की मिनी जो छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है, इसी तरह का लॉजिक्स लगता है जब हम प्राइस पे फिल्टर करते हैं, हम रेटिंग पे फिल्टर करते हैं, इन सारे लॉजिक्स पे फिल्टर करते हैं, तो हम इसी टाइप के लॉजिक्स को बनाते हैं। तो अभी के पार्ट में आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसी प्रोडक्ट की एपीआई को कैसे यूज करके डेटा को डिस्प्ले करते हैं, कैटेगरीज के नाम को कैसे लेंगे, चेकबॉक्स कैसे लगाएंगे, उन चेकबॉक्स के अकॉर्डिंग फिल्टर कैसे करेंगे, ये सारी वर्किंग आप लोगों के सामने क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।